20 दिसंबर 2025 आप लोगों ने एनआरएल का सीबीटी एग्जाम फेस किया और आज अप्रोक्सीमेटली 38 डेज के बाद में आप लोगों का एनआरएल का सीबीटी का कट ऑफ स्कोर रिलीज किया जा चुका है। तो इस वीडियो के अंदर में आपको कट ऑफ स्कोर तो मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि सर इसके आगे की कहानी क्या है, अब हमें आगे के लिए अप्रोच कैसे करना है। बिकॉज जितने भी लोगों का एनआरएल का सीबीटी का कट ऑफ क्लियर हो चुका है, वो किसी भी कैटेगरी का हो, फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी गेटिनेटी टीम की तरफ से आप सभी को बेटा वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अब बारी है अपने आप को रियलिटी में प्रूव करने की। बिकॉज आपका जस्ट कट ऑफ क्लियर हुआ हो या आपने बहुत अच्छा स्कोर किया हो, इट डजंट मैटर। अब मैटर करने वाला है हमारे पास कि आपका इंटरव्यू कैसा जाता है। ठीक है, तो आपके जो भी मार्क्स आए हैं उन मार्क्स को अभी आप साइड में कर दीजिए और नेक्स्ट राउंड के लिए प्रिपरेशन करना के लिए आप रेडी हो जाइए। तो पहला काम आप सभी को यह करना है कि जितने भी लोगों का एनआरएल का सीबीटी का कट ऑफ क्लियर हुआ है और आप इंटरव्यू के लिए अगर शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में हमारे एनआरएल गाइडेंस का व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिल जाएगा। फटाफट से जाकर के आप सभी लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको एनआरएल का आने वाला जो इंटरव्यू है, ठीक है, वहां आपको उस प्रॉपर पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए हम गाइड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपके कमेंट बॉक्स में आपका व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप सभी लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वही लोग ज्वाइन करें जिनका एनआरएल का इंटरव्यू है। ठीक है, फालतू अगर आप ज्वाइन करेंगे तो फिर आप वहां पर बोर होंगे, बिकॉज वहां पर सारा डिस्कशन एनआरएल के इंटरव्यू से रिलेटेड होगा। फर्दर हम आपको गाइड करेंगे। हमारे बहुत से जो ऑफिसर्स ऑलरेडी हैं हमारे पास एनआरएल में ऑलरेडी पोस्टेड हैं, उनके थ्रू भी हम लोग क्या है आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं एनआरएल के कट ऑफ के बारे में, लेकिन साथ साथ आपका अगला स्टेप क्या होगा और सबसे बड़ी बात कि सर इंटरव्यू कब तक हो सकते हैं, इंटरव्यू की डेट क्या हो सकती है। तो इन सारी चीजों से पर्दा उठाने की बारी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एनआरएल की वेबसाइट पर हमारे पास फ्लैश किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे पास एनआरएल का जो सीबीटी एग्जाम हुआ था जनरली 2 डेट में हुआ था। पहला हमारे पास जो एग्जाम आपका हुआ था वो हमारे पास 7 दिसंबर को हुआ था। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 7 दिसंबर को भी एग्जाम हुआ था एनआरएल का। लेकिन आप लोगों का एग्जाम केमिकल इंजीनियरिंग और बाकी ब्रांचेस का जो एग्जाम था हमारे पास, लाइक मैकेनिकल का, इंस्ट्रूमेंटेशन का, इन सभी ब्रांचेस का एग्जाम वो शेड्यूल होकर के 20 दिसंबर को पहुंचा था। तो 7 दिसंबर को भी एग्जाम हुआ था, लेकिन वहां पर सिर्फ सिविल और मेटलर्जी का एग्जाम हुआ था। ठीक है, और उसके बाद बाकी ब्रांचेस का एग्जाम जो है वो आपका 20 दिसंबर को हुआ था। तो जिनका एग्जाम 7 दिसंबर को हुआ था उनका रिजल्ट ऑलरेडी 13 जनवरी 13 जनवरी को रिलीज किया जा चुका है। और अब फाइनली जिनका एग्जाम 20 तारीख को हुआ था उनका भी रिजल्ट अब डिक्लेयर किया जा चुका है आज। ठीक है, तो आप देखेंगे तो आपकी वेबसाइट पर यहाँ पर फ्लैश हो रहा है प्रॉपरली आपका रिजल्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आज आपका रिजल्ट आ चुका है। आप लोग फटाफट से क्या कर सकते हैं, आप लॉग इन करिए और लॉग इन करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको मैं लेकर चलता हूं। तो कैसे आपको पहली बात रिजल्ट देखना, अगर बाई चांस अगर कोई ऐसा है जिसने अगर रिजल्ट नहीं देखा है तो रिजल्ट आपको कैसे देखना है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को रिजल्ट का लिंक नहीं मिल रहा है। तो आप सिंपली यहाँ पर जाएंगे, आपके पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। ठीक है, वेबसाइट के राइट हैंड साइड कॉर्नर पे, और यहाँ अगर आप देखेंगे रिटन टेस्ट रिजल्ट में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये पेज ओपन हो जा रहा है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये जस्ट 28 जनवरी को आज आपके पास में रिजल्ट सीबीटी का जो है हमारे पास वो आपका इंटीमेट किया जा चुका है। आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक एक्सटर्नल लिंक हमारा वही है जिसके थ्रू आपका सीबीटी एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो ये उन्हीं का एक्सटर्नल लिंक है, वो आपके पास एक ओपन होगा और यहाँ से जो है ना प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पर अपने डिटेल्स क्रेडेंशियल्स फिल करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स हैं, कितने स्कोर हैं, आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं नेक्स्ट राउंड के लिए कि नहीं हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से तो आप रिजल्ट देख सकते हैं। अब बारी है कि अगर आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं तो इसके बाद हमारे पास में एक्चुअली क्या है। तो एक बार हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग का जो हमारे पास जीटी का जो रिजल्ट आया है वो एक्चुअली क्या रहा है, कितना कट ऑफ गया है। बिकॉज यार पिछले 2 दिनों से मैं देख रहा हूं भाई साहब जो रिजल्ट आ रहे हैं थोड़ा सा शॉकिंग टाइप लग रहे हैं, क्योंकि अभी जस्ट हमारे पास ऑयल इंडिया का जो रिजल्ट आया वहां भी कट ऑफ काफी अच्छा खासा गया था। और आज जो हमारे पास रिजल्ट निकल करके आया है एनआरएल का, यहाँ पर भी कट ऑफ आपको बहुत अच्छा खासा दिखेगा। तो चलिए आपको फाइनली लेकर के चलते हैं कट ऑफ की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे पास में कि एनआरएल का क्या कट ऑफ गया है सभी कैटेगरीज के लिए। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ स्कोर 74 है। और यहाँ पर मेरे पास पता नहीं कितने सारे ये कॉल आ चुके थे कि सर एक्चुअली 70 प्लस कितने लोग हो सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी में 74 अगर कट ऑफ है और टोटल आप सभी को पता होना चाहिए कि टोटल केमिकल इंजीनियरिंग के जो जीटी की पोस्ट हैं वो 53 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। तो 53 नंबर ऑफ पोस्ट हैं, अगर हम वहां पर अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास में कितने लोगों को कॉल जानी चाहिए। तो यहां से आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि एक्चुअली हमारे पास कितने जनरल के कैंडिडेट्स के मार्क्स 70 प्लस रहे होंगे। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कितने जनरल कैंडिडेट्स के मार्क्स 70 प्लस रहे होंगे।
पेपर का लेवल भी बहुत ज्यादा हमारे पास हार्ड नहीं था, ठीक है ना, आपके पास इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर आपका आया था एनआरएल का, ठीक है, जैसा कि देखा गया है। तो आपके पास ऑब्वियसली फिर कट ऑफ आपका हाई गया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का जिनका 70+ मार्क्स है जनरल कैटेगरी के अंदर, वो बेचारे रह गए क्योंकि कट ऑफ ही यहाँ पर 74 मार्क्स गया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ 67 मार्क्स है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल कट ऑफ 65 है, एससी कैटेगरी कट ऑफ 62 है, एसटी कैटेगरी कट ऑफ 61 है और फिजिकली हैंडीकैप का कट ऑफ 56 मार्क्स है। ये एनआरएल का आपका कट ऑफ स्कोर है। अभी प्रीवियसली हमारे पास जितने भी आपके रिक्रूटमेंट हुए, लाइक आईओसीएल के अंदर में हमने देखा हमारे पास कट ऑफ कितना आसान बेहतरीन गया था, ठीक है, लेकिन ये जो पिछले 2 रिक्रूटमेंट हमने देखे ऑल इंडिया और अब एनआरएल का, ये कट ऑफ अपने आप में काफी हाई है। कह सकते हैं हम लोग कि हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम अपीयर होंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि लोगों ने इस चीज को सीरियसली ले लिया और फाइनली नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा वहां पहुंचे हैं। इस वजह से भी कट ऑफ आपके पास कहीं ना कहीं हाई गया है। ऑब्वियसली कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर ज्यादा नहीं होंगे तो जनरल कैटेगरी में इतना हाई कट ऑफ जाने का मतलब ही नहीं। आउट ऑफ 100 मार्क्स 74 मार्क्स अगर कट ऑफ जा रहा है, सोच के देखिए जरा कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं और लोगों के मार्क्स कितने हाई फाई हैं, ठीक है। तो अब यहां से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अब पीएसयू एग्जाम्स के अंदर भी, क्योंकि लोग जिस तरह से पीएसयू की तरफ रुझान बढ़ रहा है लोगों का, तो अब पीएसयू एग्जाम के अंदर भी जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी सिलेक्शन लेने का ट्राई करिए, क्योंकि डे बाय डे आपका कंपटीशन अब बढ़ता जा रहा है। आप जितना खुद को डिले करेंगे, लेट करेंगे, आपको सिलेक्शन लेना उतना ही टफ हो जाएगा, क्योंकि ये बढ़े हुए कट ऑफ ये बता रहे हैं कि अब चीजें आगे आने आसान वाली नहीं है, अब चीजें आपके लिए आगे डिफिकल्ट होंगी। तो अभी हमारे पास कुछ ही पीएसयू थे जो सीबीटी के थ्रू लेते थे, तो लोग थोड़ा सा कम सीरियस हुआ करते थे, लोगों का ट्रेंड जो ना गेट की तरफ था, लेकिन अब भाई साहब मैक्सिमम पीएसयू हमारे पास अगर सीबीटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो भाई भीड़ पहुंच रही है। अगर भीड़ अगर कहीं पर पहुंचेगी तो ऑब्वियस सी बात ही है, फिर वहां पर बवाल तो होगा, कट ऑफ तो हाई जाएगा ही, ठीक है। ये तो फिर पेपर इस तरह का हो, किस तरह का, जस्ट लाइक गेट लेवल, ठीक है, तो सर कट ऑफ इतना हाई नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा पेपर हमारे पास हो नहीं सकता है, ठीक है। तो पेपर का लेवल भी आपके पास में ठीक ठाक आ रहा है जितने भी आप एग्जाम दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली अब कट ऑफ हाई जाने का लॉजिक तो बनता है। नंबर ऑफ वैकेंसी इतनी ज्यादा होने के बाद इतना कट ऑफ का हाई होने का 2 ही सिग्निफिकेंस है, क्या कि लोगों के मार्क्स तो बहुत अच्छे आए हैं, मतलब पेपर का लेवल बिल्कुल इजी टू मॉडरेट रहा है, या नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा पहुंचे हैं, इस वजह से हमारे पास अल्टीमेटली क्या है, जनरल के अंदर लोगों के मार्क्स अच्छे आए हैं, इस वजह से कट ऑफ आपका हाई है। बाकी सभी कैटेगरी के अंदर मार्क्स अच्छे आए हैं, इस वजह से कट ऑफ आपका हाई है। तो कहीं ना कहीं मुझे पेपर का लेवल ऐसा लग रहा है कि इजी टू मॉडरेट लेवल ही था, इस वजह से लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, ठीक है। जिन लोगों ने रिस्पॉन्स की से मैच किया उन सभी को यहाँ से अंदाजा लग चुका है। चलिए अब बारी करते हैं, हमारे पास बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर हमारे पास में क्या है। तो ऑलरेडी एनआरएल ने जैसा कि मेंशन किया था कि हमारे पास एनआरएल का जैसे ही आपका सीबीटी हो जाएगा, ठीक है, सीबीटी के बाद में हमारे पास अगला जो आपका स्टेप होगा वो हमारे पास होगा पर्सनल इंटरव्यू का, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू के लिए जैसा कि एनआरएल ने मेंशन किया था, पर्सनल इंटरव्यू के लिए जो कॉलिंग रेशियो हमारे पास में रहेगा वो 1:5 का रहने वाला है, ठीक है ना, 1:5 का। तो 53 अगर हम बात कर रहे हैं इंटू मल्टीप्लाइड अगर 5 कर दे रहे हैं, ठीक है, इतने लोगों के पास में हमारे पास में क्या है, कॉल गई होगी, अप्रोक्सीमेटली इतने लोगों के पास में कॉल गई होगी, 265 लोगों के पास में कॉल गई होगी। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत अच्छे खासे थे एनआरएल के अंदर। नंबर ऑफ वैकेंसीज भाई साहब लगभग में 6 साल के बाद वैकेंसी निकल करके आई थी, लास्ट वैकेंसी 2019 में निकली थी। 6 साल के बाद अगर वैकेंसी निकल करके आई तो लोग सोच के देखिए ना, लोग भूखे बैठे हैं। हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हो सकता है ना पहुंचे, क्योंकि मेनली जो सेंटर था, रीजन था, वो हमारे पास में नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही थे, और इसका इंटरव्यू कहां पर होगा वो भी लोकेशन में आपको भेज दे रहा हूं, अभी कहां आपको इंटरव्यू देने जाना, सब कुछ मैं आपको दिखा दूंगा अभी, डोंट वरी। तो अब बारी आती है हमारे पास कि अगले राउंड के लिए मैं कैसे प्रिपेयर करना है। तो हमारे पास में पीआई के अंदर 1:5 का कॉलिंग रेशियो है, साथ में आप ध्यान रखिएगा आपको पीआई क्वालिफाई करने के लिए भी आपको एटलीस्ट मिनिमम 50% मार्क्स लेकर के आने हैं, ये पहले मेंशन किया जा चुका है। पीआई के अंदर मिनिमम 50% मार्क्स अगर आप लेकर के आते हैं तो आपका पीआई क्वालिफाई माना जाएगा। उसके बाद आप कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वहां से फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको वेटेज मिलेगा। इसके साथ साथ आपका सीबीटी जो आप दे करके आए हैं, जो सीबीटी का आपका स्कोर है, इसका बेनिफिट ऑब्वियसली आपको मिलेगा, क्योंकि सीबीटी का आपके पास में 85% वेटेज सीबीटी का है एंड 15% वेटेज आपका पीआई का है, ठीक है, जस्ट लाइक हमारे पास जैसे अभी ऑल इंडिया का है। बाकी सारे जितने एग्जाम्स हमारे पास होते हैं जीड, जहां पर भी हमारे पास में रिटन और पीआई अगर होता है तो 85% वेटेज हमारा सीबीटी स्कोर का होगा और दूसरा 15% वेटेज आपका पीआई का होगा। तो ऑब्वियसली हमारे पास, अब हमको यहां से देख के लग रहा है कि सर जस्ट अगर क्वालिफाई हो तो हमारे चांसेस तो बहुत कम है। ऑब्वियसली आपके चांस हम ये बोल सकते हैं कि बहुत अच्छे नहीं, लेकिन अगर आपको मौका अगर मिल रहा है तो उस मौके को कन्वर्ट करने का ट्राई करिए। आपके जितने भी कंपटीटर्स हैं तो आपके सारे कंपटीटर्स के मार्क्स पीआई में अच्छे नहीं होंगे, कुछ लोग के ऑब्वियसली अच्छे होंगे पीआई में मार्क्स,
उनके अगर सीबीटी मार्क्स अगर अच्छे हैं, पीआई भी अच्छे होंगे, तो उनका सिलेक्शन तो तय है, लेकिन आपको फाइट देनी पड़ेगी। अगर आपको जस्ट अगर क्वालिफाई है किसी भी कैटेगरी में, आपको वहां बहुत अच्छी फाइट देनी है, बिकॉज पीआई के अंदर में आपको धागे खोल देने हैं, आसान भाषा में, ठीक है। जितना अच्छा आप इंटरव्यू दे करके आएंगे, पीआई में आपके मार्क्स जितने ज्यादा अच्छे होंगे, तो अगर सीबीटी में बाई चांस सर मेरे तो जस्ट 67 मार्क्स है मेरी कैटेगरी में, जिसमें मेरा पास एक नंबर मेरे को ज्यादा मिला, 68 मार्क्स मुझे मिले हैं, ठीक है, तो अगर इस कैटेगरी में अगर मैं इस पर अगर बात करूं तो सर मैं क्या कर सकता हूं, तो इस कंडीशन में हमारे पास में आपके मार्क्स, सपोज मान लीजिए आपकी कैटेगरी के अंदर लोगों के हो सकता है बहुत अच्छे मार्क्स हो, 70+ मार्क्स भी हो, आपके 68 है ना, मान के चलिए कि आपके 5 से 6 नंबर कम हो गए, तो इन 5 से 6 नंबर को आप कवर अप करने का ट्राई करिए अपने पीआई के अंदर में। तो आपके आगे वाला अगर कोई 5-6 नंबर अगर सीबीटी में ज्यादा लेकर के बैठा, तो जरूरी नहीं है कि उसका अगर पीआई बहुत अच्छा जाएगा। तो वही अगर उसके मार्क्स अगर कम होते हो, अगर आप मार्क्स वहां पर अगर बढ़ जाते हैं, अगर पॉइंट मार्क्स भी अगर आपके बढ़ जाते हैं, तो भी आप उससे आगे निकल जाएंगे और फाइनली आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो अभी पीआई जो है ना, वो एक असली हमारे पास में डिसाइडिंग आपके पास स्टेप है, जो डिसीजन करेगा कि एक्चुअली आप हार रहे हैं या जीत रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी पहला रुझान है, चुनाव में रुझान आता है ना, अभी रुझान आया है हमारे पास में, थोड़ा सा आप पीछे चल रहे हैं, कुछ लोग आपके आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास में जब तक लास्ट चरण की काउंटिंग ना हो जाए, तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि आप हारे हैं या जीते हैं। तो उसके लिए भी आपको जी जान लगाना पड़ेगा। चलो जी, तो यहां से हमें पता चल चुका है कि एक्चुअली हमारे पास में अब हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब बारी ये आती है कि सर हमारे पास में हमें किस तरह से पीआई के लिए प्रिपरेशन करनी, लेकिन उससे पहले जरूरी चीज हमारे पास में ये आती है कि सर एक्चुअली बता सकते हो कि लगभग कब तक हमारे पास में इंटरव्यूज होंगे। तो चलिए मैं आपको एक रेफरेंस लेकर के सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। मैं एक रेफरेंस से आपको सब कुछ दिखा देता हूं कि एक्चुअली कब हमारे पास में आपका इंटरव्यू हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। तो 7 दिसंबर को जो हमारे पास 2 ब्रांचेस का जो हमारे पास आपका एग्जाम हुआ था, सीबीटी एग्जाम, 13 जनवरी को उनका फाइनली रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। 13 जनवरी को उनका रिजल्ट आया था, ठीक है। 7 दिसंबर को इनका रिटर्न हुआ था, सीबीटी हुआ था, 13 जनवरी को उनका रिजल्ट आया था। रिजल्ट के बाद में फाइनली उनके इंटरव्यूज अब स्टार्ट होने जा रहे हैं। कब से इंटरव्यूज अब स्टार्ट होने जा रहे हैं हमारे पास में, दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम द 2 फरवरी। कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं, ठीक है। वहां पर सिर्फ 2 ब्रांचेस थी जिनका हमारे पास में आपका रिटर्न हुआ था, वो थी हमारे पास सिविल और मेटलर्जी, और असिस्टेंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए ये हमारे पास हुआ था। तो सिविल और मेटलर्जी, इन 2 ब्रांचेस की बात, हमारे पास पोस्ट सभी की वही है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग जीटी के लिए था। तो इनका हमारा जो सीबीटी हुआ था 7 दिसंबर को, ठीक है। 13 जनवरी को हमारे पास इनका रिजल्ट आया था और 15 जनवरी को ये नोटिस आया। तो ये नोटिस ऑफिशियली आपका भी आएगा, जस्ट आपके पास ये मान के चलिए 28 है, 30 तक आपके पास नोटिस आ जाएगा इस तरह से वेबसाइट पर। यहाँ पर जो लोगों का जो टाइम शेड्यूल है, आपके पास पर्सनल मेल भी आएगा, ईमेल भी आएगा आपके मेल पे, एंड ये पब्लिक नोटिस भी आएगा, इसमें आपका टाइम शेड्यूल दिया जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी हमारे कैंडिडेट्स है जीटी के लिए, तो इन सभी का इंटरव्यू जो है ना 2 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। 13 जनवरी के बाद 2 फरवरी लगभग हमारे पास में जो स्टार्ट हो रहा है, लगभग 20 दिन के बाद में, 20 दिन का टाइम मिल रहा है। इन 20 दिनों के अंदर में आपको क्या करना है, जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो 3rd AC का अपना, ठीक है ना, रिजर्वेशन मैं बोल रहा हूं अभी से करा लीजिए। आपका इंटरव्यू का भले ही आपका डेट और टाइम आपको नहीं पता है, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली जो है आपका डेट और टाइम 30 तारीख को पता चल जाएगा। जैसे ही 30 तारीख को पता चल जाएगा, आपको जो है ना फटाफट से अपना 3rd AC का, क्योंकि आपको ट्रैवल कहाँ करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें और टिकट अभी से देखना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए 3rd AC का फेयर जो है ना वो आपको रिम्बर्स करेंगे। और इसके लिए हमारे पास में देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर मेंशन किया गया है 2 फरवरी जीटी सिविल और मेटलर्जी का है, 3 फरवरी को, 4 फरवरी एंड 5 फरवरी को है हमारे पास असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनिंग का, ठीक है। तो 2 दिनों के अंदर हमारे पास जीटी के लिए है, 2 फरवरी को सिविल का है, 3 फरवरी को मेटलर्जी का है, उसके बाद 2 दिन है हमारे पास असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनिंग का। वेन्यू यहाँ पर दिया गया एनआरएल सेंटर, यही आप सभी को भी पहुंचना होगा, एनआरएल सेंटर, ठीक है ना, जीएस रोड एंड क्रिश्चियन बस्ती, गुवाहाटी, असम। आप सभी को गुवाहाटी ट्रैवल करना होगा। तो जहां से भी आप ट्रैवल करना चाहते हैं इंडिया के किसी भी कोने से, आपको इसी वेन्यू पर जाकर के क्या करना है, अपने इंटरव्यूज देने हैं। तो आपको एड्रेस पहले से पता चल चुका है, आपके इंटरव्यूज भी यहीं पर होंगे, ठीक है। लोकेशन मैप पर भी यहाँ पर दी जा रही है, अगर आप इसको कॉपी करके अगर आप मैप में डालेंगे तो आपको लोकेशन दिख जाएगी। तो आपको फिलहाल जो है ना गुवाहाटी आपको पहुंचना है, ठीक है, गुवाहाटी, क्रिश्चियन बस्ती, और यहाँ पर आपके फाइनल इंटरव्यूज होंगे, ये आपका वेन्यू होगा। तो 30 तारीख को जैसे ही, ठीक है, 30 तारीख को क्या आने वाला है, 30 तारीख को अगर ये लिस्ट अगर आएगी तो यहाँ पर ये इंटीमेट करते हैं कि एक्चुअली आपकी ब्रांच क्या और आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या होगा। आपका रोल नंबर जो भी था आपका सीबीटी के लिए, वो रोल नंबर यहाँ पर मेंशन होगा। 2 फरवरी को सिविल में, ठीक है, सिविल के अंदर में मात्र हमारे पास में 2 पोस्ट थी जहां तक, और सिविल के अंदर में देखो जो कॉलिंग की गई है हमारे पास में, सिविल की कॉलिंग है ये, ठीक है, सिविल की जो हमारे पास कॉलिंग है वहां पर वो 22 लोगों को कॉल किया उन्होंने, 22 लोगों को सिविल के अंदर में
2 पोस्ट थी जहां तक, और मेटलर्जी में जहां तक 4 पोस्ट थी, ठीक है ना, बस इतनी ही पोस्ट थी इन सभी में। वहां पर 22 लोगों के पास में कॉल गई है, ठीक है, ये जो नंबर मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर 22 लोगों के पास में दिख रही है। तो 1:5 में कॉलिंग के बाद में भाई साहब इन्होंने क्या रेशियो चेंज किया है, अब इस पर भी एक क्वेश्चन मार्क निकल करके आ रहा है। 1:5 का अगर कॉलिंग रेशियो था हमारे पास में, तो लगभग अगर 2 पोस्ट 10 लोगों के पास में कॉल होनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो हमारे पास में यहाँ पर 22 लोगों के पास में कॉल है, ठीक है। हो सकता है मेरे को ध्यान नहीं, एक्चुअली 4 पोस्ट थी कि हमारे पास में कितनी पोस्ट थी, मेरे को वापस से जो है ना अपना नोटिफिकेशन अगर देखूंगा मैं, तो यहाँ पता चल जाएगा कि एक्चुअली हमारे पास में कितने नंबर ऑफ पोस्ट निकल करके आई थी सिविल के अंदर भी। चलो एक बार चेक कर लेते हैं ताकि डाउट ना रहे, है ना। आपके साथ पार्शियलिटी तो नहीं हो रही है, सिविल के अंदर 4 पोस्ट थी, ठीक है, वही मैं सोचूं कंफ्यूजन हो रहा था। और मेटलर्जी में आई थिंक मुझे लग रहा 2 पोस्ट थी, मेटलर्जी में 2 पोस्ट थी, मैं उल्टा बोल गया, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर तो सिविल के अंदर अभी 22 लोगों के पास में कॉल गई है, और मेटलर्जी के अंदर भी हमारे पास में कितनी रही होगी कॉल, लगभग 10 लोगों के पास कॉल रही होगी। 3 स्लॉट में देखिए यहाँ पर आपके पास इंटरव्यूज हो रहे हैं, 8:30 मॉर्निंग, देन हमारे पास 10 AM रिपोर्टिंग टाइम है, और कुछ लोगों का 12 नून पे है। 3 स्लॉट दिए जा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। सेम मेटलर्जी के लिए हमारे पास अगर देखें तो मेटलर्जी के लिए हमारे पास में 10 लोगों के पास में कॉल गई है, 1:5 में ही कॉलिंग की गई है, एंड असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनिंग की हमारे पास में। तो आपका भी ऐसे ही, आपका जो लोग भी शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनका भी प्रॉपर यहाँ पर टाइम शेड्यूल आएगा, एंड इसके साथ साथ आपके पास में मेल भी आएगा, ये खास करके ध्यान दीजिएगा, आपके पास मेल भी आएगा, तो अपना मेल भी सभी लोग फ्रिक्वेंटली चेक करते रहिएगा। आपके पास मेल भी आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जैसा मेंशन किया गया, सेपरेट ईमेल इनविटेशन आपको भेजा जाएगा, ठीक है ना। और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट के पास लेकर के जाना है वो भी आपके मेल में मेंशन होगा, क्या क्या आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने, जितने भी आपके सेमेस्टर्स के मार्कशीट हैं, 10th 12th सर्टिफिकेट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट, एंड अपना एप्लीकेशन कार्ड जो होगा उसका आपको प्रिंट आउट होगा, और आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसका प्रिंट आउट होगा, और जो स्कोर कार्ड होगा इसका प्रिंट आउट होगा। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे। और ऑलरेडी अगर आप कहीं भी पीएसयू में जॉब कर रहे हैं तो आपको एनओसी भी लेकर के जानी होगी, अगर आपने ऑलरेडी पहले एप्लीकेशन में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अपने इंटरव्यू के अंदर लेके जानी होंगी। अब क्वेश्चन आ रहा है कि सर हाउ टू क्रैक इंटरव्यू। तो मैंने बताया है स्टार्टिंग में ही कि आप लोग पहली बात तो हमारा जो आपका एनआरएल का जो इंटरव्यू का गाइडेंस का जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपके कमेंट बॉक्स में पिन किया जा चुका है, तो वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, आपको नीचे दिखेगा हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर। एंड इसके अलावा अगर आप वास्तव में अगर एनआरएल का इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं तो आपको पहला काम आपको ये करना है, जैसा कि हमने आपको आईओसीएल के लिए गाइड किया था, आप एनआरएल की साइट में जाकर के और जो हमारे पास में इनका बिजनेस है, जहां पर ये डील करते हैं, क्या क्या इनके पास में एक्चुअली है, क्या क्या इनके अलायंसेस हैं, हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए एनआरएल के बारे में, ठीक है। क्योंकि जो एचआर राउंड के जो क्वेश्चंस हमारे पास होंगे वो यहीं से आते हैं। रिफाइनरी डिवीजन के अंदर में इनकी कौन कौन सी मेजर यूनिट्स हैं, रिफाइनरी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यूनिट्स क्या है, प्रोडक्ट्स क्या हैं, ठीक है। और जो हमारे पास में क्या है, एक्सपेंशन के प्रोजेक्ट इनके चल रहे हैं करंट टाइम पे, एनआरएल एक्सपेंशन कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास में पब्लिक हियरिंग डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स, आप इनके बारे में प्रॉपर्ली पढ़ सकते हैं। मार्केटिंग के अंदर हमारे पास में इनका एक्चुअली कौन कौन से हैं, कौन कौन से हाउस होल्ड फ्यूल बनाता है एनआरएल, कौन से ऑटोमोटिव फ्यूल्स हैं, इंडस्ट्रियल कमर्शियल फ्यूल कौन से हैं, ठीक है ना। और मार्केटिंग टर्मिनल हमारे पास कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर में एनआरएल हमारा क्या करता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अलायंसेस हमारे पास में क्या क्या है, ठीक है। तो अलायंसेस में आप देख सकते हैं कि एक्चुअली इनके बिजनेस क्या है, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल, ब्रह्मपुत्र क्या बीसीपीएल हमारे पास जो है, ठीक है ना, उसका हमारे पास में केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल, एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न गेल है हमारे पास, एनआरएल हो गया, ऑयल हो गया, गवर्नमेंट ऑफ एसन, ठीक है। फिर डीएनपी हमारे पास, ये आप सब कुछ देख लीजिए कि एक्चुअली हमारे पास में कौन कौन से इनके अलायंसेस हैं, किनके साथ मिल करके बिजनेस करते हैं, मतलब की, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब कुछ आप देख लीजिएगा, इनके अंदर आपको मिल जाएगा, इनके बिजनेस के अंदर में, ठीक है। एंड इन्वेस्टर्स के बारे में ज्यादा जरूरत नहीं, लेकिन हाँ ये आप देख लीजिएगा जरूर, शेयर होल्डिंग पैटर्न मतलब लगभग कितने लोगों का इसमें शेयर है, साथ साथ में एनुअल रिपोर्ट क्या है, करंट हमारे पास क्वार्टर का, जो अभी क्वार्टर हमारा निकला है, करंट क्वार्टर का हमारे पास लगभग इनका क्या रेवेन्यू था, ये सब कुछ आपको इस एनुअल रिपोर्ट के अंदर मिल जाता है। फाइनेंशियल रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको काफी कुछ चीजें मिल जाती हैं। एंड ठीक है, इनकी कुछ पॉलिसीज हैं, पॉलिसीज जरूर देख लीजिएगा। सीएसआर पॉलिसी, कॉर्पोरेट सोशल हमारे पास जो आपका वर्किंग जो होती है हमारे पास में, ठीक है, तो उस पर हमारे पास जनरली ये किन किन चीजों पर काम करते हैं, ठीक है। क्वालिटी, एनर्जी पॉलिसी, ये सब चीजें क्या हैं हमारे पास में, तो इनको थोड़ा थोड़ा जरूर इनके बारे में देख लीजिएगा। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि कुछ आप पॉलिसीज के बारे में जानते हैं नाल के, ठीक है, कुछ सीएसआर प्रोजेक्ट्स के बारे में आप जानते हैं, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ से जो है ना आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से काफी कुछ आपको हेल्प मिल जाएगा पहली बात तो ये तो हमारे पास बात हो गई, ठीक है। एंड रिफाइनरी के अंदर हमारे पास कौन कौन सी हमारे पास यूनिट्स हैं, तो मेजर यूनिट्स अगर आप देखेंगे हमारे पास, तो जो मेजर यूनिट्स हमारे पास होती हैं, ठीक है ना, जो मेजर यूनिट्स हमारे पास किसी रिफाइनरी में होती है वही यूनिट्स आपको यहाँ पे मिलेंगी।
इसका मतलब सबसे पहला काम हमारे पास आता है कि अगर टेक्निकल पार्ट की हम बात करते हैं अपने इंटरव्यू में, तो टेक्निकल में आपको आपके जो बेसिक यूनिट ऑपरेशन के सब्जेक्ट्स होते हैं, दैट इज मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, इन 2 सब्जेक्ट से बहुत अच्छा कमांड आपको होना चाहिए और सबसे ज्यादा कमांड आपको मास ट्रांसफर पे होना चाहिए। अगर आपका कोई भी इंटर्नशिप या फिर अप्रेंटिसशिप अगर आपने कहीं भी किया हुआ है किसी भी रिफाइनरी में, ठीक है, या आपके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है, आपके पास कोई एक रेलेवेंट बहुत अच्छा जो यहां रिफाइनरी में काम आ सकता है, उससे आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो वहां से इन सब्जेक्ट्स पर अच्छे से अच्छा फोकस करिए, खास करके मास ट्रांसफर पे, हीट ट्रांसफर पे जितना ज्यादा हो सके उतना फोकस करिए। एफएम पंप का सेक्शन बहुत अच्छे से देखिए, ठीक है ना। थोड़ा बहुत इकोनॉमी के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपके पास में इकोनॉमिक्स के बारे में भी आप जानकारी जरूर ले लीजिएगा, क्या हमारे पास होती है टोटल कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ये सारी अलग अलग कॉस्ट क्या होती हैं, इन सभी की जानकारी थोड़ा बहुत आपको होना चाहिए। बाकी अगर जो एक्सपीरियंस है उस फील्ड से, तो कौन कौन सी कैपेसिटी, कौन कौन सी यूनिट्स हैं, देखो हमारे पास सीडीयू है, इनके पास में वीडीयू है, ठीक है ना, कुकिंग की यूनिट है हमारे पास में, हाइड्रोजन की यूनिट है हमारे पास, हाइड्रो क्रैकर है इनके पास, और डीजल हाइड्रोटेटर यूनिट हमारे पास, मोटर स्प्लिट प्लांट भी है इनके पास, वैक्स प्लांट, ठीक है, सल्फर रिकवरी ब्लॉक हमारे पास में, कोक कैल्सिनेशन यूनिट, इतनी मेजर यूनिट्स हैं, ठीक है। इनके पास में रिफॉर्मिंग वगैरह, एल्काइलेशन वगैरह, आइसोमराइजेशन वगैरह ये सारी यूनिट्स नहीं है, लेकिन जितनी भी यूनिट्स हैं एटलीस्ट इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जरूर ले लीजिएगा। पेट्रोलियम के जो मेजर हमारे पास प्रॉपर्टी पैरामीटर्स जो हमारे पास होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है, तो वो सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। अभी अगर देखा जाए तो आईओसीएल के बाद से सारा ट्रेंड वही चल रहा है। कुछ लोगों ने आईओसीएल का इंटरव्यू फेस किया, फिर एचआरआरएल का इंटरव्यू फेस किया, कुछ लोग अभी ऑयल इंडिया का इंटरव्यू फेस करने जाएंगे और इसके बाद में एनआरएल का इंटरव्यू। ये सारा एनर्जी सेक्टर के बारे में है, तो अगर एक बार आपने अच्छी चीजों को पढ़ लिया, आपका सब कुछ आराम से क्लियर हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए सीरियस होकर के जो मैंने बताया है उन सब्जेक्ट्स पर थोड़ा कमांड कर लीजिए। पेट्रोलियम रिफाइनिंग के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए, मेरे वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। मेरे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं इसी चैनल पर, आप फुल वीडियो भी देख सकते हैं, सिटी के कोर्स के नाम से अवेलेबल हैं। शॉर्ट अगर देखना चाहते हैं तो मैराथन के नाम से अवेलेबल हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। और वहां से प्रॉपर एक अच्छा नॉलेज लेकर के जा करके और फिर आप उनको अगर एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पर आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलो, तो यहां से आप एनआरएल के इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां भी हम आपको गाइड करते रहेंगे और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हम आपको टाइमली जो है ना वो आपको बताते रहेंगे, ठीक है। अब बारी आती है लास्ट में, सर चलते चलते प्लीज इंटरव्यू का डेट तो बता दीजिए। तो 13 जनवरी को अगर हमारे पास कोई रिजल्ट अगर डिक्लेयर होता है तो उनके इंटरव्यू 2 फरवरी से स्टार्ट होते हैं। तो अगर 28 जनवरी को कोई रिजल्ट अगर डिक्लेयर हो रहा है तो आपके इंटरव्यू स्टार्ट होने का डेट 15 फरवरी के बाद का है, ठीक है। मतलब आराम से गेट एग्जाम के बाद आपके इंटरव्यूज स्टार्ट होंगे। 15 फरवरी के बाद अगर देखा जाए एक्सपेक्टेड डेट तो 17 या 18 फरवरी आपका हो सकता है कि आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो। 15 फरवरी से भी स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो 15 फरवरी मान के चलिए फिलहाल कि 15 फरवरी तक आपके इंटरव्यूज हो सकते हैं। तो अपने रिजर्वेशन जितना जल्दी हो उतना जल्दी कर लीजिएगा अगर आप वास्तव में ट्रैवल करना चाहते हैं, इंटरव्यू अगर अटेंड करना चाहते हैं। अब ये गलती मत करना कि बहुत कम लोग पहुंचेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं लगभग कितने लोग के पास में कॉल गई है। और इतना हाई कट ऑफ होने पर ऐसा तो नहीं कि सीटें खाली होंगी, कम लोगों को बुलाया होगा। अगर कम लोग को अगर हमारे पास में अगर बुलाना होता तो ऑब्वियसली कट ऑफ हमारे पास लो आना चाहिए था। तो कट ऑफ हाई आने का मतलब लोगों के साथ कंपटीशन आपका अच्छा खासा होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आप सभी को बेटा बेस्ट ऑफ लक आपके नेक्स्ट राउंड के लिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रॉपर तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू एंड टेक केयर।